बच्चों, मैं विनोद कुमार अपने हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक नए चैप्टर को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, नए पाठ को लेकर, जो कि आरोह भाग 2 में संकलित है। फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखित दो पंक्तियां हैं। एक पंक्ति रुबाइयों पर आधारित है और दूसरी गज़ल पे। रुबाइयों का मैंने भावार्थ आपको बताया था। अब गज़ल का आरंभ किया हूँ। गज़ल के भी कुछ पंक्तियाँ जो थी मैं इसके पहले पढ़ा चुका हूँ। अब जो मुख्य पंक्तियाँ हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, उन पंक्तियों को ले रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इसके अर्थ को समझने की कोशिश करिएगा। मुझे लगता है कि मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाऊँगा, मुझे विश्वास है कि आपको पूरी तरह हर पंक्ति समझ में आ जाएगी। फिराक गोरखपुरी का जो गज़ल है वह व्यक्तिगत प्रेम पर आधारित है। फिराक गोरखपुरी की यह गज़ल व्यक्तिगत प्रेम पर आधारित है। उनके जीवन में जो प्रेम था उस पर आधारित है। यद्यपि गज़ल का हर शेर स्वयं और स्वतंत्र अर्थ रखता है, फिर भी पूरी गज़ल में एक संगत है। मतलब हर गज़ल एक दूसरे से तारतम्यता रखती है, जुड़ी हुई है, अलग नहीं लगती कि ये गज़ल में कुछ और कहता है, दूसरे गज़ल में कुछ और कहता है। इसी से संबंधित है, पढ़ देते हैं। छठी गज़ल जो है इनकी है। तेरे गम का पासे अदब है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। तो इसमें कुछ शब्दों का अर्थ पहले तो देख लेते हैं। गम, दुख, पाशे अदब मतलब लिहाज, सम्मान का भाव, ख्याल मतलब चिंता, फिक्र, ध्यान। तो कवि इसमें कहता है, फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं शायर, कि तेरे गम का पाशे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। प्रेमी कवि जो हैं, शायर हैं, अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि हे प्रिय, मेरे मन में तेरे पास एक अदब है, मेरे मन में तेरे दुखों के प्रति पूरा सम्मान है। यद मैं तेरा ख्याल रखता हूँ, तेरे इस प्रेम को का मैं सम्मान करता हूँ और मैं इस प्रेम को लेकर बहुत ही अधिक गंभीर भी हूँ, ख्याल भी रखता हूँ, ध्यान भी रखता हूँ। मुझे तेरा पूरा लिहाज है, तेरी फिक्र है, तेरी चिंता है। तेरी फिक्र और चिंता के साथ साथ मैं तेरे हृदय में, अपने अंदर हृदय में मैं तेरा सम्मान, मान, लिहाज रखता हूँ। और फिर कहता है, ये तो ठीक है, इतनी बातें तो रखते हैं और हम आपसे प्रेम भी करते हैं, लेकिन सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले में हैं। परंतु साथ ही साथ दुनियादारी का भी ख्याल रहता है। मुझे दुनिया के बारे में भी मैं सोचता हूँ और उनकी मानसिकता के बारे में भी सोचता हूँ, उनके बारे में थोड़ी चिंता होती है। दुनिया मुझे तुम्हारे प्रेम में मग्न नहीं देख सकती। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि दुनिया जो स्नेह होता है, प्रेम होता है, एक प्रेमिका प्रेमिका के साथ ऐसे व्यवहारों को, ऐसे स्नेह प्रेम को स्वीकार नहीं करती है। इसीलिए मैं उनकी चिंता में सामने अपने स्नेह को, प्रेम को प्रदर्शित नहीं करता हूँ। और मैं औरों से अपना, फिर कहते हैं, मैं इसीलिए इस दुनिया वालों से, मैं औरों से अपने दर्द को छिपाता हूँ। और जितने भी कष्ट तुमसे दूर होने का मिलता है, मुझे दुख मिल रहा हो, उस दर्द को छिपाता हूँ, लोगों को नहीं बताता हूँ और तुम्हारे प्रेम में, स्नेह में, कहीं पे एकांत में चुपके चुपके रोता रहता हूँ, छिप छिप कर रोता रहता हूँ। तो ये इसका आशय है। आगे कहते हैं, कवि की जैसे इसमें मनोदशा पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस पंक्ति में कवि की मनोदशा क्या है, उसके मन में क्या भाव हैं, उसको देख लेते हैं। तो कवि इसमें प्रेम की मनोदशा में लीन है। उस पर संसार की जिम्मेदारियां भी हैं। वही संसार की जिम्मेदारी हैं, माता हैं, पिता हैं, और समाज में मान सम्मान का एक भाव उसके मन के अंदर है। इसीलिए वह अपने प्रेम को दुनिया को नहीं बता पाता। अपनी प्रेमिका का भी वो अदब रखता है, इज्जत रखता है, उसका सम्मान रखता है, उसका ख्याल रखता है, उसके लिए चिंता करता है, उससे बहुत अधिक स्नेह करता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वह अपने प्रेम को अपने समाज में
नहीं प्रकट करता, दुनिया से अपने प्रेम के साथ एक तालमेल बनाकर रखता है और वो अपने आप को ज़रूर कष्ट देता है। इसीलिए अपने आप को कष्ट देने के साथ साथ वह चुपके चुपके कहीं एकांत में जाकर अपने दुख को, दर्द को छुपा लेता है और साथ साथ अपने दुख को रोकर प्रकट कर लेता है। तो ये एक मनोदशा इसमें देखने को मिलती है। दूसरी पंक्ति देख लेते हैं। फितरत का कायम है तवाज़ुन अलमे हुस्नो इश्क में भी, फितरत का कायम है तवाज़ुन अलमे हुस्न इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। बहुत प्यारी कविता है, बहुत अच्छी कविता है ये। फितरत मतलब प्रवृत्ति होती है या मनोवृत्ति या स्वभाव होता है। फितरत का मतलब स्वभाव कैसा है, आपका सोचने का तरीका कैसे है, आपकी मन स्थिति कैसी है। कायम मतलब स्थापित या बना हुआ। तवाज़ुन का मतलब संतुलन, समन्वयता। अलमे हुस्न इश्क का मतलब प्रेम और सौंदर्य का सरकार, प्रेम और सौंदर्य का संसार। तो इस पंक्ति में कवि क्या कहता है? फितरत का कायम है तवाज़ुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको जितना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हुए हैं। कवि कहता है प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी मनुष्य की प्रवृत्ति, मनुष्य की सोच, मनुष्य का स्वभाव महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कवि इतनी बड़ी बात कर रहा है, फितरत का कायम है तवाज़ुन अलमे हुस्नो इश्क में भी। कहता है कवि कि प्रेम और सौंदर्य की जो संसार प्रेम और सौंदर्य का बना हुआ है, इसमें भी मनुष्य की जो मनोवृत्ति होती है या स्वभाव जो होता है, वह इस संसार में, इस प्रेम और सौंदर्य के संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसा क्यों कहता है? इस क्षेत्र में भी, मतलब प्रेम और सौंदर्य के क्षेत्र में भी लेन देन का संतुलन बराबर है। जैसे आपने देखा है गिव एंड टेक का ज़माना चल, जितना आप देते हो उतना आपको मिलता है। और प्रेम और स्नेह में भी आप जितना एक दूसरे को देते हैं उतना ही आपको स्नेह और प्रेम मिलता है। तो इस प्रेम में भी लेन देन का जो संतुलन होता है, जो समन्वयता होती है, वो बराबर बनी रहती है। उतना, अब देखो इसी दूसरी लाइन में कहता है उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना ही खोले हुए हैं। कभी कहता है जो मनुष्य स्वयं को प्रेम में जितना अधिक समर्पित करता है, प्रेम में जितना अधिक अपने आप को डुबा लेता है, सब कुछ अपना प्रेम में न्यौछावर कर देता है, उतना ही प्रेम उसे सामने वाले से प्राप्त होता है, उतना ही प्रेम उसको प्राप्त होता है। जितना ही कहते हैं उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोते हैं। अर्थात प्रेम में जितना भी कुछ हम स्वयं प्रेम में जितना भी कुछ अधिक समर्पित करते हैं, अपना सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उतना ही सामने से हमें प्रेम मिलता है। और यहाँ स्वयं को खो देना, यहाँ पर कवि अपने प्रेम में स्वयं को खो देने और अपनी प्रेम का द्वारा प्राप्त करने की बात करता हुआ नज़र आता है। तो इसमें अलमे हुस्नो इश्क से क्या आशय है, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा गौर किया जाए तो गौर कर लेते हैं। अलमे हुस्न, उसमें क्या आशय है? इसका आशय है प्रेम और सौंदर्य की दुनिया में। अलमे हुस्नो इश्क मतलब प्रेम और सौंदर्य की दुनिया की बात की, इसका मुख्य आशय यही निकलता है। अगली पंक्ति हम देख लेते हैं, ज़्यादा समय इस पर नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। आबो ताब अश्यार न पूछो तुम भी, आबो ताब अश्यार न पूछो तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। कवि इसमें कहता है आबोताब अशार का तात्पर्य है चमक दमक के साथ। आंखें रखना मतलब देखने में समर्थ होना, बैत मतलब शेर, जो शेर है, जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं, दमक मतलब चमक, मोती रोना मतलब आंसू छलकाने से। कवि कहता है कि तुम मेरी शायरी की चमक दमक और कलाकारी पर फिदा ना हो। कवि कहता है अपनी प्रेमिका से कि आबोताब अशार न पूछो तुम भी आंखें रखे हो। कहते हैं तुम मेरी शायरी की चमक दमक, सुंदरता, उसकी कलाकारी पर फिदा मत होना, कुर्बान मत होना। मेरी शायरी का सौंदर्य बनावटी सजावटी नहीं है, मेरी शायरी बनावटी और सजावटी नहीं है, इसको महसूस किया जा सकता है। इसको जो आंखें रखे हो मतलब तुम भी देखने में समर्थ हो। इसकी बनावटपन, इसके सौंदर्य पर ये मत करना ये बनावटी बातें हैं, मतलब ये बस यूं ही कह दी गई हैं, ऊपर के हृदय के ऊपर से कही गई बातें, हृदय के अंतर्मन से कोई बातें। लेकिन इस बात का ख्याल तुम भी रखो। आंखें रखे हो मत करने का मतलब तुम में भी सामर्थ्य है चीज़ों को समझने के लिए, मेरी हृदय की गहराइयों को समझने के जो मैंने आपको कहे हैं।
इतना तो सब लोग समझते हैं कि मेरी शेरों में जो सौंदर्य है वह आँखों के आंसुओं में से निकलना है। कहते हैं कि इतना मेरी शायरी में इतनी तासीर है, इतनी मनोरकता है, इतना हृदय को झकझोर देने वाली है कि लोगों के आंसुओं में से निकल सकता है। मतलब वह लोगों के हृदय को विदारित कर सकता है, झकझोर सकता है। इतना सौंदर्य है मेरी शेरों में कि वह आंखों के आंसुओं से निकल सकता है, लोगों के आंखों के आंसुओं से भी निकल सकता है। इतनी तासीर है मेरी इस शायरी में। आगे कहते हैं, मैंने आँखों से जो अश्र बहाए हैं, लिखता है ये जगमग बहते की दमक है या मोती डुलवे हैं। मोती डुलवे हैं मतलब मैंने जो आँखों से अश्रु बहाए, मोती डुलवे मतलब आँखों से अश्रु का, मैंने जो आँखों से अश्रु बहाए हैं उन्हीं के कारण मेरी शायरी आज चमकती है, सौंदर्यकृत है, लोगों को पसंद आती है कि मैंने जो अपनी आँखों से अश्रु बहाए हैं। कहने का मतलब हृदय से जो उद्गार होता है, हृदय की गहराई से जो भाव पनपते हैं ना, जैसा भाव कवि के अंदर पनपता है वही भाव पाठक के मन में पनपने लगता है, तभी वह कविता या शायरी सार्थक होती है। इस बात को ध्यान में रखकर लेखक ही, कवि, शायर ने बात कही है कि मेरी शायरी की चमक दमक और कलाकारी पर फिदा ना हो कि मैंने बहुत ऊपरी ढंग से बनाया है, बल्कि तुम भी इस बात को ध्यान रखो, तुम्हें भी इस बात का ख्याल होना चाहिए या तुम्हें भी यह नज़र होनी चाहिए कि चीज़ों को समझ सको, इस शायरी को समझ सको, मेरे हृदय की गहराई को समझ सको। मेरी हृदय की गहराई से जो लिखी हुई शायरी है उससे लोगों के आँखों से आंसू छलक पड़ते हैं। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैंने भी हृदय की गहराइयों से वह शायरी लिखी है जिससे मेरी भी आँखों से मोती निकल पड़ते हैं। इस तरह यह कविता आरंभ की है मैंने। और अगली पंक्ति हम ले लेते हैं, ठीक है, अगली पंक्ति हम इसी में ले लेते हैं बच्चों, जो आगे लिखी गई है। ऐसे में तो याद आए हैं अंजुमन में रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। आगे की कविता, आगे की पंक्तियाँ जो शेर हैं इस प्रकार हैं कि ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमन में रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। अंजुमन में मतलब शराब की महफिल या सौंदर्य की महफिल कह सकते हैं, जो अपनी तरफ आकर्षित कर ले। और उसके बाद दूसरा, रिंद मतलब शराबी जो पीने वाले होते हैं, गर्द मतलब आकाश, फरिश्ता मतलब देवदूत, देवों को दूत को फरिश्ता कहा जाता है। बाबे गुनाह मतलब पाप का अध्याय या पाठ, जग मतलब संसार। ऐसे में तू याद आए हैं उन अंजुमने में रिंदों को। इसका अर्थ क्या होता है? रात जब आसमान में फरिश्ते, रात गए, जब रात होती है तो जब आसमान में फरिश्ते दुनिया के पापों का लेखा जोखा देख कर रहे होते हैं, ऐसे में हम शराब की महफिल में अपना गम गलत करते हुए या गम बताते हुए तुझे याद कर रहे होते हैं। कवि कहता है, बड़ी अच्छी बात लिखता है कि जब रात होती है और रात में जब आसमान में फरिश्ते दुनिया के पापों का लेखा जोखा लेते हैं, तो इस समय इस रात्र में, अंधेरी रात में हम शराब की महफिल में आपके लिए गुनगुनाते रहते हैं, आपको याद करते हैं। हे प्रिय, मैं आपको याद करता रहता हूँ। आशा यह है कि इस घनी अंधेरी रातों में भी मैं अपनी प्रेमिका को याद करता रहता हूँ। आगे अंतिम पंक्ति देखते हैं। सदके फिराक एजाज़े सुखन की कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। बहुत ही अच्छी लाइन है। सदके मतलब कुर्बान होता है, फिरा, एजाज़े सुखन का मतलब काव्य का सौंदर्य, पर्दा, चरण, शब्द, ये सब चीज़ें हैं। अर्थ, इसका अर्थ देख लें, सदके फिराक एजाज़े सुखन की कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं, लोग मेरी शायरी पर मुग्ध होकर अक्सर मुझे ये कहते हैं, फिराक, लोग मेरी शायरी पर मुग्ध होकर, मेरी शायरी से खुश होकर अक्सर ये कहते हैं, हे फिराक, हम तुम्हारी शायरी पर न्यौछावर हैं, हम तुम्हारी शायरी पर न्यौछावर हैं। मतलब एजाज़े सुखन मतलब जो काव्य का सौंदर्य है, इस पर हम सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हैं। न जाने तुमने ऐसी बेहतरीन शायरी कहाँ से सीखी है, ऐसे न जाने इन गज़लों के पर्दों में
मतलब पता नहीं कहाँ से तुमने इतनी बेहतरीन शायरी सीखी है। तुम्हारी गज़लों के शेरों में तो मीर की गज़लों की बोल सुनाई पड़ती है। कहते हैं तुम्हारी जो गज़लें हैं, तुमने जो शायरी लिखी है उसमें मीर गालिब की गज़लों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। आशा यह है कि तुम्हारी शायरी मीर साहब की या गालिब मिर्ज़ा की शायरी, जो मीर की शायरी है, इन सब की शायरियों से के समान सुंदर और मनोरम है। हृदय को झकझोर कर रख देती है, हृदय को बहुत सुकून पहुंचाती है, ऐसा लोग कहते हैं मेरी शायरी को सुनकर। तो ये पंक्तियां आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। इसको 2-3 बार इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्मरण करिएगा। इससे संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे, आप अगर अर्थ अच्छे से ग्रहण किए होंगे तो सब के सब कर ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में हम कल मिलेंगे।